Hello, dear students. So, we are back again with another PPT on features of microeconomics. This is going to be your detailed PPT as it will help you to understand microeconomics at a deeper level. It will help you throughout your higher classes, or if you wish to pursue economics in future. So let's start with this PPT. Let's start with the first feature or characteristic of microeconomics, that is study of individual units. Microeconomics is a study of behavior of small individual economic units. मैंने आपको पहले ही कहा था I for individual आप याद करेंगे in microeconomics. That is what exactly it is talking about. So we are always focusing on individual units here. Those individual units can be as small as possible, right? So as an example, individual firm is given here, individual household is given here. So when I am studying only about your family or only about you, that means I have considered you as an individual out of the total. So when I am studying on you, that means I am doing a microeconomic study. Slicing method. When I say to split or to slice, I mean to say I am going to be differentiating one part from the rest by cutting it. So basically, microeconomic study also does the same. It splits the entire economy into different individual units, and then a detailed study is conducted on them. For example, study of individual income out of national income. अब नेशनल इनकम हो गया, हम सब जितने भी पॉपुलेशन है उन सब पॉपुलेशन की इनकम का टोटल करो, हमको नेशनल इनकम मिलता है. लेकिन इंडिविजुअल इनकम बोला तो इंडिविजुअल इनकम मतलब हर जो पॉपुलेशन में एक एक इंसान होगा उस इंसान की इंडिविजुअल अगर इनकम को मैं स्टडी करूँ तो मैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलती हूँ. वैसे ही एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड. सो व्हेन आई एम नॉट कंसिडरिंग द टोटल बट आई एम कंसिडरिंग अ पार्ट ऑफ दैट टोटल कॉल्ड एज इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल की डिमांड को अगर मैं स्टडी करती हूँ तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रही हूँ, राइट. नेक्स्ट इज़ प्राइस थ्योरी. मैंने पहले आपको लास्ट पीपीटी में अगर याद हो तो कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिटरमाइंस द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे डिटरमाइन करते हैं? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं. अगर आपकी लास्ट पीपीटी के वर्ड्स याद हो आपको तो मैंने ऐसे लिखा था कि मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई. दैट मीन्स द theory determines the prices of goods and services as well as factors of production. 4 factors of production करे थे हम लोगों ने, याद हो आपको तो? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, राइट. देयरफॉर माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. तो आप क्या देख रहे हो? बेसिकली इट इज़ द रिविजन ऑफ वॉट ऑल वी हैड स्टडीड, बट द रिविजन इज़ इन डिटेल एंड विथ फ्यू अदर डिटेल्ड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. Let's continue with the next point, partial equilibrium. Now, in order to understand the point partial equilibrium, you'll first have to understand the meaning of equilibrium. Equilibrium means to balance, right? Last lecture में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अगर सप्लायर अपनी मैक्सिमम पॉइंट ढूंढता है जिस प्राइस पे या जिस पॉइंट पे उसको अपने गुड्स बेचने हैं, तो वैसे ही कंज्यूमर भी अपनी मिनिमम पॉइंट ढूंढता है या मिनिमम प्राइस ढूंढता है जिस पे वो गुड्स खरीदें. जब ये दोनों पॉइंट्स मीट होते हैं तब एक बैलेंस क्रिएट होता है. इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वेयर बोथ सप्लायर एट हिज मैक्सिमम प्राइस एंड कंज्यूमर एट हिज मिनिमम प्राइस आर सेटिस्फाइड. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंस या इक्विलिब्रियम. सो ये बैलेंस तभी होगा जब दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है. तो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम सप्लाई और डिमांड के दो फैक्टर्स ले लेते हैं. तो ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे कॉमन पॉइंट मीट हो रहा है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल मतलब क्या होता है? इट डज नॉट डील विद द टोटल वर्ड, इट डील्स ओनली विद इंडिविजुअल वर्ड. सो वॉट इट डज आउट ऑफ द टोटल इक्विलिब्रियम, इट आइसोलेट्स द इंडिविजुअल यूनिट. मतलब टोटल इक्विलिब्रियम में से वो इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम निकालेगा और उसकी स्टडी करेगा. दिस इज़ वॉट इज़ द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। इसका मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ मान के चलना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन मान के चलता है, ठीक है। अब उस अजम्पशन में उसने ये माना है कि हम जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी ना, हम सब उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। कांस्टेंट मतलब जो कभी मूव नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, ना ही बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। इट इज़ गोइंग टू बी एट अ कांस्टेंट लेवल। उसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। ये नाम आप याद कर लेना। अब वो क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रख के चल रहा है? सबसे पहला तो फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब आज आप जितने भी लोगों से मिले हो, नहीं आज मतलब कोरोना वायरस के इस पैंडमिक में नहीं, इसके पहले जितने भी लोगों से मिले हो या अपने कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, ये सब आज काम पे हैं, ठीक है, सब कमा रहे हैं। मेरे को बताओ ये सपने में भी पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमें थ्योरीज डेवलप करते वक्त बाधा लेकर आती है। इसके लिए हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। कांस्टेंट मान के चले मतलब हम मानेंगे कि हमारे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। वैसे ही आ जाओ लेज़र फेयर पॉलिसी। लेज़र फेयर पॉलिसी मतलब एक ऐसी इकॉनमी या एक ऐसी इकॉनमी जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई है जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी, ठीक है। वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा गवर्नमेंट। मार्केट को जैसा चलना है वैसा चलने दो। ऐसी एक पॉलिसी बना के हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और हमेशा मार्केट ही रूल करेगा, डिमांड एंड सप्लाई को ऐसा मान के हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा से क्या करता है? अजम्पशंस बनाता है, मतलब कुछ ना कुछ मान के चलता है। और वो क्या मानता है कि सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। हम उसको बोलते हैं सेटिरिस पैरिबस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले मार्जिनल वर्ड को समझो। मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर मैं टोटल में एक और चीज़ ऐड करूँ तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है मेरे टोटल पे। से फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं आपको दो नंबर्स दे रही हूँ मैथ्स करने के लिए। 10 + 10 क्या होता है? 20। तो 20 हमारा टोटल हो गया। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूँ नंबर, 10 + 10 किया था ना पहले, मैं अगर 10 + 12 कर दूँ तो मेरा टोटल चेंज हुआ कि नहीं? टोटल मेरा 22 हो गया अब। तो वही होता है मार्जिनल चेंज। एक और यूनिट ऐड होने की वजह से टोटल पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम स्टडी करते हैं। और ये की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करता है, या ये टूल माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है कि मार्जिनल प्रिंसिपल हमेशा वेरिएबल को स्टडी करने की कोशिश करता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चेंज रहता है, ठीक है, जो हमेशा चेंज होता है। फिक्स्ड और वेरिएबल ऐसे दो पॉइंट्स आप पढ़ोगे। फिक्स्ड मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, वेरिएबल मतलब जो हमेशा चेंज होगा। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मार्जिनल प्रिंसिपल इज़ अ टूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनालिस्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको एनालाइज करता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो भी नाम आप देख रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा, इन सब की डिटेल में पढ़ाई होगी। अब फ़िलहाल के लिए इतना समझो, एक एक वर्ड का मतलब। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स मतलब सेलर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं, ठीक है। और हमें प्राइस को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट ही डिसाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो सेलर होगा उसका कोई भी ट्रिक या उसका कोई भी प्लान काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स एक्चुअली रूल कर रहे हैं मार्केट को। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो परफेक्ट कंपटीशन हम उसको बोलते हैं। फिर आ जाओ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिर्फ सेलर राज करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर रेलवेज़ का एग्जांपल ले लेते हो, रेलवेज़ को कौन गवर्न कर रहा है? गवर्नमेंट। तो हमारे लिए टिकट सेलर कौन हो गया? गवर्नमेंट। हम उसके कंज्यूमर हो गए। तो अभी गवर्नमेंट चाहे जितना भी प्राइस रखे, हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे कौन राज कर रहा है? सेलर राज कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है?
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े से सेलर्स होते हैं, ठीक है, और बायर्स काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें प्राइस मैनिपुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कैसा है, अगर एक सेलर के पास प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो दूसरे सेलर के पास जा सके। ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ मोनोपोली ओनली। मोनोपोली में तो एक ही सेलर हो गया। फिर एक वर्ड आता है डुओपोली, जिसमें 2 सेलर्स होते हैं, लेकिन ओलिगोपोली मतलब 2 से ज़्यादा सेलर्स। अगेन कम रहेंगे, काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन कंज्यूमर्स को वापस इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको बस इतना याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर्स को पढ़ती है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप बहुत कम है। क्यों कम है? कि हम किसकी पढ़ाई करते हैं? हम सिर्फ इंडिविजुअल की पढ़ाई करते हैं, ना कि टोटल की। देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स नेवर डील्स विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे लिए आज नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, पॉपुलेशन मतलब तो यू नो ऑलरेडी, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इन एस्पेक्ट्स को टच नहीं करेगा क्योंकि ये एस्पेक्ट्स उसके हद के बाहर है, क्योंकि उसका स्कोप क्या है? उसका स्कोप लिमिटेड है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको ये आठों के आठों पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, और जो भी मैंने रेड से लिखा है ना, आप एग्ज़ाम में उसको अंडरलाइन करके आओगे और उन वर्ड्स पे स्पेशल एम्फेसाइज दोगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।